4 अगस्त 2022 दोपहर के 1:56 फूजियान और जेजियांग प्रोविंस से चाइना ने एक के बाद एक 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। किस पर? ताइवान पर। China has rained ballistic missiles. Fired a barrage of missiles. Has fired multiple ballistic missiles into waters around the self-ruled island of Taiwan. और वजह? ताइवान को हड़पना। लेकिन चाइना ने दुनिया के सामने खड़े रहने के लिए इस हमले को नाम दिया लाइव फायर ट्रेनिंग मिशन। पर क्या सच में ये बस एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी या फिर चाइना के इंटेंशंस कुछ और थे? क्योंकि चाइना ऐसा पहले भी 3 बार कर चुका है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि चाइना ताइवान पर हमला क्यों करना चाहता है? इसका जवाब चाइना और ताइवान के इतिहास में दफन है। 17वीं सेंचुरी की बात है। चाइना पर चिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था और जैसा उस दौर में होता था, एक डायनेस्टी अपने राज्य को फैलाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला करती थी और जाहिर सी बात है चाइना ने भी यही किया। उसने अपने सबसे करीबी आइलैंड ताइवान, जिसका नाम उस टाइम पर पोर्चुगीज ने तायो युआन रखा था, उस पर अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया और चाइना का इन्वेजन उस लैंड एरिया में सक्सेसफुल रहा और ताइवान चाइना का एक हिस्सा बन गया। इनफैक्ट 1950s तक तो ताइवान की खुद की एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कोई आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। और हालांकि ये बात भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे अस्तित्व में लाने वाला देश भी चाइना ही था। मतलब एक तरफ जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तब दूसरी तरफ चाइना ने चिंग डायनेस्टी राज को खत्म करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फॉर्म किया। पर चाइना की उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी इस नई सरकार से असहमत थी और उस टाइम का चाइनीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली 2 पार्टीज में बढ़ गया, एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी। अब ये दोनों पार्टीज की विचारधाराएं काफी अलग थी, यू कैन से पोलर ऑपोजिट्स, और इसी वजह से चाइना में कहीं ना कहीं एक दरार सी आ गई और पीपल वर फोर्स्ड टू टेक साइड्स ओवर हियर एंड दिस क्रिएटेड सिविल वॉर। इस सिविल वॉर का नतीजा यह हुआ कि चिंग काई शेक, जो नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे, और दूसरे नेशनलिस्ट सिंपैथाइजर्स मेनलैंड चाइना को छोड़ ताइवान भाग गए और वहां पर उन्होंने अपनी न्यू गवर्नमेंट खड़ी कर ली और ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। एंड माइंड यू, तब से लेकर आज तक चाइना ताइवान के बीच में 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं और तीनों बार शुरुआत प्रेजेंट डे चाइना ने ही की है। फर्स्ट कोरियन वॉर के बाद ताइवान नेशनलिस्ट पार्टी और चाइना के दुश्मन देश यूएस के बीच होने वाले म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, जो ताइवान को मिलिट्री एड दे सकता था, उसको चाइना ने रोकने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली 1954 में वो ट्रीटी साइन हो गई और इसके चलते चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स का नाम लेकर ताइवान के किनमेन और मात्सू आइलैंड के पास मिसाइल्स लॉन्च कर दी। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट 1958 में यूएस मिलिट्री ने चाइना पर न्यूक्लियर वेपन से हमला करने की धमकी दी, पर ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ताइवान को मिलिट्री ड्रिल्स के जरिए धमकियां देता रहा। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं थर्ड और सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की, तो वो 1995 में हुआ था, जब ताइवान प्रेसिडेंट ली तेंगहुई यूएस के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को विजिट करने गए। लेकिन बात को जाने बिना चाइना ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना दी कि यूएस वन चाइना पॉलिसी को तोड़कर ताइवान के साथ षड्यंत्र रच रहा है। सो यहां चाइना ने भी एक षड्यंत्र रचा। उसने इसके जवाब में 1 महीने तक मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम पर ताइवान के कोस्ट के आसपास मिसाइल्स लॉन्च किए। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि तीनों कॉन्फ्लिक्ट में कैसे चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ताइवान को। चाइना का मकसद थर्ड कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल साफ था, ताइवान की जनता को इतना डरा देना कि उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ली को उसकी जनता वोट ही ना करे। पर चाइना का ये पासा उसी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसके बाद यूएस ने ताइवान की मदद के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट्स भेज दिए और इससे ताइवान की जनता को अब ऐसा लगने लग गया कि हमारे लीडर ली तेंगहुई तो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए यूएस तक की मदद लेके आ गए और इसी वजह से जनता ने उन्हें 54% की मेजॉरिटी वोट देकर प्रेसिडेंट बना लिया। अब इस पूरे मामले को ध्यान में रखकर जरा सोचो, अगर ऐसे में चाइना के दुश्मन देश यूएसए का एक हाई पोजीशन ऑफिशियल ताइवान पहुंचता है तो बात कैसे बिगड़ सकती है? नैन्सी पेलोसी की विजिट ने बिल्कुल यही किया, बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। पर अब सवाल आता है, कौन है ये नैन्सी पेलोसी? अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने रिसेंटली आपको बायनमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। मुझे तब से काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ट्रेड कैसे करें, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। बायनमो और मैं आपकी काफी केयर करते हैं और इसीलिए जितना हो सके चीजों को ऑनेस्टली आपके सामने रखते हैं कि इसमें आपके कैपिटल को रिस्क भी हो सकता है। अगर आप ट्रेड लूज करते हो तो यू कैन लूज योर कैपिटल एज वेल। यहां से आपको डिपॉजिट बटन पर क्लिक करके कोई भी कन्वीनियंट मेथड चूज करना है डिपॉजिट करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे
पहले हम एसेट चूज करेंगे, जैसे यहाँ पर क्रिप्टो IDX। फिर इंडिकेटर पर क्लिक करके आपने चूज करना है बुलिंगर एंड देन क्लिक करें ऑन अप्लाई। आपको 3 लाइंस नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर अपने 15 सेकंड्स पर क्लिक करके चूज करना है कैंडल्स। अब ये इंडिकेटर आपको शो करता है कि चार्ट विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है और आपको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। तो इस स्ट्रेटेजी का आइडिया ये है कि हम ट्रेंड देखेंगे और ट्रेड ओपन करेंगे चार्ट की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के हिसाब से। चार्ट ऊपर जा रहा है तो अप की तरफ लगाएंगे और डाउन जा रहा है तो डाउन की तरफ। तो जैसे यहां पर अब ग्राफ नीचे आते हुए दिख रहा है तो इस पे 700 का फोरकास्ट डाउन पे लगाया। एंड यस, मेरा फोकस सही निकला और मैंने एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर ली। अब इसे मैं आसानी से पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकता हूं। साथ ही साथ बाइनोमो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन से भी रेगुलेटेड है और ये मोर देन 130 कंट्रीज अवेलेबल है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है और आपकी ईच ट्रांजैक्शन इंश्योर्ड है। सो डाउनलोड करो बाइनोमो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूज करो मेरा प्रोमो कोड अपने डिपॉजिट को डबल करने के लिए। वेल, ये एक यूएस सिटीजन होने के अलावा अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है, यानी आसान भाषा में वो अमेरिकन लोकसभा की लीडर है। और इस पोजीशन की पावर कितनी है जानते हो? अगर कभी यूएस प्रेसिडेंट अपना टर्म पूरा करने से पहले मर जाता है, रिजाइन करता है या उनसे प्रेसिडेंसी छीन ली जाती है, इंपीच कर दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो स्पीकर को प्रेसिडेंशियल पोजीशन मिल जाती है। अब कहने को तो स्पीकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी का हिस्सा है जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, पर इसके बावजूद उनकी पार्टी की अलायंस होती है जो ताइवान के केस में मुसीबत बन गई। What I mean to say is, नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी से जो यूएस की करंट गवर्नमेंट है, और क्योंकि वो प्रेसिडेंसी की तीसरी दावेदार है, चाइना को तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि वो ताइवान विजिट की। पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये पहली बार नहीं है कि किसी स्पीकर ऑफ हाउस ने ताइवान को विजिट किया। इनफैक्ट इससे पहले भी ताइवान विजिट करने वाले स्पीकर ऑफ द हाउस न्यूट गिंगरिच रह चुके हैं, और हालांकि चाइना ने 1996 में उनकी विजिट पर आवाज उठाई थी, लेकिन तब हालात आज के जितनी बदतर नहीं थी। इस बार तो चाइना के ऑफिशियल्स और स्पोक्स पर्सन्स ने नैन्सी पेलोसी के एयरप्लेन को तक उड़ा देने की धमकी दी है। और इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है कि पिछली बार ऐसा क्यों नहीं हुआ और इस बार क्यों चाइना को इतनी मिर्ची लग रही है? वेल, इसके 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्टली, चाइना और यूएस दोनों ही उस वक्त अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते थे, और इसीलिए गिंगरिच ने ताइवान ही नहीं बल्कि चाइना भी पहुंचकर चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग ज़ेमिन और प्रीमियर ली पेंग के साथ फॉर्मर शांघाई मेयर वांग जाओहान से भी मुलाकात की थी। गिंगरिच ने तियानमेन क्रैकडाउन यानी 1989 में हुए चाइना में खौफनाक प्रोटेस्ट के बाद चाइना पर लगे सैंक्शंस को खत्म करवाने के लिए कैंपेन किए, और चाइनीज गवर्नमेंट के ताइवान चाइना सेम कंट्री पोजीशन पर भी उनका सपोर्ट किया। सेकेंडली, गिंगरिच ताइवान में सिर्फ 3 घंटे के लिए रुके थे, जबकि नैन्सी पेलोसी ताइवान में पूरी रात रुकी और वहां के प्रेसिडेंट साई इंगवेन, लॉ मेकर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और कई लोगों से मुलाकात भी की। अब ये बात चाइना को इतनी ज्यादा खटकी कि शी जिनपिंग ने खुद जो बाइडेन से रीसेंट फोन कॉन्वर्सेशन पर वॉशिंगटन शुड नॉट प्ले विथ फायर की धमकी दी। पर अमेरिका को कब से आग से खेलने से डर लगने लगा। सो नतीजा, चाइना की ये धमकी देने की हिम्मत ही थर्ड रीजन बनी। वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि चाइना पहले हमेशा से इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली एक पावर हाउस नहीं था, पर आज वो दोनों है, और अब उसे ये लगता है कि वो ताइवान ही नहीं बल्कि यूएस को भी इंटिमिडेट कर सकता है, और इसीलिए चाइना ताइवानीज टेरिटरी के पास मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, जिससे कि वो काइंड ऑफ पूरे दुनिया को ये संकेत दे सके कि वो किसी के डर से छुप के नहीं बैठने वाला है। सो जब इस मैप पर साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइनीज मिसाइल्स चाइना ताइवान मीडियन लाइन के पार गिरी है, आज चाइना मिलिट्री ड्रिल्स के नाम पर कुमोय आइलैंड ताइवान से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मौजूद फुजियान प्रोविंस के शियमेन सिटी में इस तरह से तैनात खड़ा है। इसके अलावा चाइना ने ताइवान स्ट्रेट के पास अपने 10 वॉरशिप्स को एक्टिवेट कर दिया है। इनफैक्ट कुछ चाइनीज मिसाइल्स के वेव्स तो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक पहुंच गए थे। अब यूएस ठहरा ताइवान का पॉलिटिकल एलाय, तो वो कैसे चुप रहता? मुसीबत में फंसे अपने दोस्त की मदद के लिए यूएस ने भी ईस्ट ताइवान के पास अपने 4 वॉरशिप्स को सेट किया। अब अगर यहाँ पर आप गौर करोगे तो आपको नजर आएगा एक पैटर्न। स्टेप 1, रशिया ने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करना शुरू किया था, चाइना ने भी वही किया। स्टेप 2, रशिया ने सारे टॉक्स को कैंसिल कर दिया था, और आज चाइना ने डिफेंस मीट्स और क्लाइमेट समिट्स जैसे कई सारे टॉक्स में यूएसए और जहां यूएसए इन्वॉल्व है उन सब को कैंसिल कर दिया है। स्टेप 3, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। सो अब गॉड नोज शायद चाइना का भी थर्ड स्टेप यही होगा।
ये देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रिपीटेड, पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका तो अब यही कहना है कि चाइना बस पहले की तरह अभी भी ताइवान को डरा ही रहा है। बट माइंड यू, ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स ने रशिया यूक्रेन के टाइम पर भी सेम कहा था, लेकिन हुआ क्या? रशिया फ्लेक्स करते करते एट लास्ट यूक्रेन के साथ इन्वेजन का वॉर कर ही बैठा। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये चाइना का फ्लेक्स सच्ची फ्लेक्स है या रशिया के जैसे ही दे मे बी सीरियस अबाउट एन इन्वेजन, एंड अगर दे आर सीरियस अबाउट द इन्वेजन तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या हम इनकी कल्पना भी कर सकते हैं? आई मीन दिस पोटेंशियली कैन इवन टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर। ऐसे गंभीर इकोसिस्टम्स में देयर इज वेरी लिटिल चांस फॉर एनी ह्यूमन एरर। अगर कुछ ही देशों के नेशनल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये मामला बड़ी आसानी से एग्रेवेट हो सकता है। बट अगर वर्ल्ड वॉर नहीं भी होता है तो इस वॉर की वजह से दूसरी चीजें तो बिल्कुल इफेक्ट होगी। कैजुअलिटीज होगी, शॉर्टेजेस होंगे, इन्फ्लेशन आएगा वगैरह वगैरह, एंड दिस कैन रियली क्रिएट अ ह्यूमंगस इन्फ्लेशन। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 किससे लड़ा जाएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 जरूर लकड़ियों से और पत्थरों से लड़ा जाएगा। एंड इन दिस केस चाइना और यूएसए दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं और धमकियां देने की शुरुआत तो ऑलरेडी पुतिन और जिनपिंग ने ऑलरेडी कर रखी है। और अगर चाइनीज ट्रेंड्स को देखें तो चाइना शायद अपनी पहली चाल चल भी चुका है। उसने न्यूक्लियर वॉर के लिए न्यूक्लियर वेपन कैरिंग ट्रेन्स तक रेडी कर लिए हैं। सैटेलाइट व्यू से चाइना में मौजूद न्यूक्लियर टेस्ट साइट भी अनकवर हुआ है। अब ये सब चाइना का दुनिया को धमकाने का एक तरीका है या फिर चाइना रियली सीरियस है? वेल, इस वक्त एक्यूरेटली बता पाना कि चाइना क्या सोच रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो वही हाल होगा जो हिरोशिमा नागासाकी चेरनोबिल में हुआ था। सब कुछ नस्ता नाबूद हो जाएगा। अब यहाँ पर बस यही सवाल उठता है कि अगर वॉर हुआ तो क्या इंडिया भी इस वॉर में किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के सपोर्ट में उतरेगा? और अगर हम उतरे तो हम किसका साथ देंगे? बिकॉज़ इस चाइना ताइवान वॉर में रशिया चाइना के साथ है और यूएस ताइवान के साथ है। अगर हम रशिया का साथ देते हैं दैट इनडायरेक्टली शोज कि हम यूएस के अगेंस्ट है और इसी की वजह से यूएस के बीच जो भी अभी चीजें सॉल्व हो रही है वो फिर से बिगड़ सकती है। और अगर इंडिया यूएस का साथ देता है तो इनडायरेक्टली हम रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सबसे पुराने दोस्त के साथ रिलेशन इफेक्ट हो सकता है। अब ऐसे में इंडिया क्या कर सकता है? वेल, इस पर अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया है जिससे कि उनका इंक्लिनेशन काइंड ऑफ फिगर आउट हो सके। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने डीसिनिसाइजेशन शुरू किया है, यानी हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर निकालना शुरू कर दिया है, व्हिच शोज कि हम चाइना के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है और अभी के कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन करने पर ज्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर शायद हमारी नेशनल इंटरेस्ट यूएस के साथ अलाइन हो सकती है। अब क्यों और कैसे इंडिया यूएस का साथ दे सकता है, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो फ्लर्न चैनल पर बना रहे हैं, उस वीडियो को आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यूएस या चाइना किसी का भी पक्ष लेना इंडिया के लिए सही साबित होगा? वेल, ऑब्वियसली नॉट। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर होंगे, यहाँ पर बस हमें डैमेज कंट्रोल पर फोकस करना है। बट पर्सनली आपकी क्या राय है, किसका पक्ष लेना चाहिए, नीचे कॉमेंट्स में शेयर करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।